गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वैसे ये सारी चीज़ें हम जो कॉन्सेप्ट के वीडियोज हम सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन फॉर्म में हम एक बार दोबारा करते हैं। ये अधिकतर वो क्वेश्चन है जिनको CBSE के डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, अलग अलग ईयर्स के अंदर। व्हाई इज एडजॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक, पहला क्वेश्चन है। सो वी नो दैट एडजॉर्प्शन जब भी होता है, चाहे वो फिजिकल एडजॉर्प्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन है, इट इन्वॉल्व द सम सॉर्ट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन है तो वहाँ पर वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि वीक फोर्स है, इसलिए एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन वो कम होती है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। जबकि केमिजॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है सरफेस के ऊपर, एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर एक रिएक्शन होता है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है। क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो जो एनर्जी है वो भी ज़्यादा रिलीज होगी। क्यों? देयरफॉर जो यहाँ पर एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो यहाँ पर रिलीज होती है केमिजॉर्प्शन में, वो 40 से लेकर 80 से लेकर के 240 किलो जूल पर मोल तक होती है। सो हमेशा ही क्या होता है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल एडजॉर्प्शन हो, इसलिए प्रोसेस हमेशा क्या रहेगा, डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव। सो ये चीज़ हमें क्लियर होगी। वैसे भी एडजॉर्प्शन क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी का नेगेटिव होना जरूरी है। और डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो वी नो दैट, हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेकर यहाँ से ले रहे हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ई डेल्टा एच। एडजॉर्प्शन में क्योंकि मोमेंट ऑफ एडजॉर्बेट पार्टिकल जो है वो कम हो जाता है उनका, जिसकी वजह से डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव एंड नेगेटिव ये जो टर्म है ये तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर डेल्टा जी हमें नेगेटिव चाहिए तो डेल्टा एच का नेगेटिव होना जरूरी है। दिस अगेन शोज दैट एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फिजियोजॉर्प्शन जो है वो मल्टी लेयर होता है, जबकि केमिजॉर्प्शन मोनोलेयर होता है। इसको हम इस प्रकार से पहले केमिजॉर्प्शन की बात करते हैं। केमिजॉर्प्शन में क्योंकि एक सरफेस के ऊपर एक कंपाउंड बन जाता है, और एक बार कंपाउंड बनने के बाद में पूरा का पूरा सरफेस ऑक्यूपाई हो जाता है। मीन्स अब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं एडजॉर्बेट के, दे कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द एडजॉर्बेंट, उसके एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे तो फर्दर केमिकल नहीं बन पाएगा, कोई भी सरफेस कंपाउंड नहीं बन पाएगा, जिसके कारण वहाँ पर केवल एक ही लेयर पॉसिबल है। लेकिन फिजिकल एडजॉर्प्शन में केवल वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसी प्रकार का कोई केमिकल कंपाउंड नहीं बन रहा है, सरफेस कंपाउंड नहीं बन रहा है, इसलिए एक लेयर के बाद में वांडरवाल फोर्स के द्वारा ही दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर लेयर आफ्टर लेयर जम सकती है। दैट्स व्हाई फिजिजॉर्प्शन इज मल्टी लेयर। तीसरा क्वेश्चन है, भाई इज फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन अफेक्टेड विद टेम्परेचर, किस प्रकार से इनका अफेक्ट होता है। तो पहले बात हम लेते हैं टेम्परेचर की। फिजिजॉर्प्शन जो है उसके अंदर क्योंकि वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, प्रोसेस क्या है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है एडजॉर्प्शन, पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। अकॉर्डिंग टू लिस्टिलियर प्रिंसिपल, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, मीन्स डिजॉर्प्शन विल टेक प्लेस। इसलिए फिजिजॉर्प्शन में डिजॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ में। केमिजॉर्प्शन के अंदर पहले इंक्रीज होता है, बाद में इंक्रीज होता है, क्योंकि जो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इट प्रोवाइड्स द एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ए केमिकल चेंज। क्योंकि यहाँ पर सरफेस कंपाउंड बन रहा है, तो शुरू में जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा इनिशियली, वो एक्टिवेशन एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा और एडजॉर्प्शन बढ़ेगा केमिजॉर्प्शन के केस में। लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुँचने के बाद में, क्योंकि जब नए बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी उतनी रिलीज होगी, जो एक्सेस ऑफ एनर्जी हो जाएगी that cannot be used as activation energy, then the chemisorption will also start decreasing। तो यहाँ पर अगर हम कर्व लेते हैं तो हमें जो कर्व है वो इस प्रकार से मिलता है, पहले ये बढ़ता है और इसके बाद में ऐसे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है इन केस ऑफ केमिजॉर्प्शन विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन है। ये केमिजॉर्प्शन के केस में ये वाला। फिजिकल एडजॉर्प्शन में कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, तो वहाँ पर अगर आप ग्राफ लेते हैं टी और एक्स बाई एम का ग्राफ अगर लेते हैं तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। सरफेस एरिया तो डेफिनेट सी बात है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा, क्योंकि एडजॉर्प्शन के द्वारा क्या होता है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, एक लेयर बन जाती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की सरफेस के ऊपर, और इस प्रकार से आसानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से एट द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। तो चाहे वो केमीजॉर्प्शन है चाहे वो फिजीजॉर्प्शन है, दोनों ही केसेस में एडजॉर्प्शन रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि फिजीजॉर्प्शन में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी या तो नेग्लिजिबल होगी या फिर अगर होगी तो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। केमीजॉर्प्शन में क्योंकि यहाँ पर केमिकल सबस्टांस बन रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, सरफेस कंपाउंड बन रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। दैट्स वाई हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर केमीजॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? आइसोथर्म मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम क्या करते हैं कि जब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, देन दिस कर्व इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। यहाँ पर फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन करना है। ये ऑलरेडी हम जो वीडियो था उसमें काफ़ी डिटेल में हमने इसके बारे में सारा स्टडी किया था। अगर हम अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हम एक कर्व लेते हैं तो उस कर्व को मैं यहाँ तक इतना हिस्सा इसको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा समझा सके। यहाँ पे ये वाला पोर्शन हो चुका है हमारे क्वेश्चन। सो यहाँ पर क्या है कि अगर हम एक कर्व इस प्रकार से ले रहे हैं, यहाँ पर हमने रखा है इंक्रीजिंग प्रेशर, यहाँ पर हमारा है x/m, तो हम क्या देखते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर हमारा जो कर्व है वो लगभग स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद ये थोड़ा सा कर्व आता है और उसके बाद एक स्टेज आती है जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है x एक्सिस की। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ हम कह सकते हैं x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। x यहाँ पर है अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, m यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। मीन्स ये x/m क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी कि 1 ग्राम अगर हम एडजॉर्बेंट लेते हैं तो उसके ऊपर कितना अमाउंट एडजॉर्बेंट का एडजॉर्ब हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो ये ग्राफ मिलता है। इस वाले रीजन में अगर हम देखें तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है ग्राफ पूरी तरीके से, और यहाँ पर देखें तो कांस्टेंट हो जाता है, प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर हो गया हमारा x/m, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं पावर, यहाँ पर ये हो जाएगा t से कोई इसका लेना देना ही नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p⁻1/n, n जो है यहाँ पर कोई ये नेचुरल नंबर है। तो ये हमें कर्व मिलता है यहाँ पर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में। अब अगर हम दोनों साइड में इसका लॉग ले लेते हैं तो आप इसको लिखेंगे x/m इज इक्वल टू k इंटू p1/n। लॉग लेते हैं तो यहाँ पर आ गया log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। सो नाउ इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन log x/m वर्सेस log p, सो जो इंटरसेप्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू log k, और जो स्लोप होगा वो हमारा 1/n के रूप में होगा। यानी कि ये जो कर्व है वो थोड़ा सा ऐसे चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप log ले लीजिए, यहाँ पर हमने log p ले लिया, और यहाँ पर एक जो कर्व है कुछ इस प्रकार का आएगा। तो इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो ये जो पॉइंट है हमारा log k को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका जो स्लोप है वो हो जाएगा 1/n के ऊपर हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। से एक रिलेशन बताता है प्रेशर का और अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन का किसी गिवन टेम्परेचर पर एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट रोल एडजॉर्प्शन प्लेज इन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में क्या रोल है एडजॉर्प्शन का? सो व्हाट हैपन्स, हेट्रोजीनियस जो एडजॉर्प्शन उसमें नॉर्मली जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड स्टेट में है, एडजॉर्बेंट या तो गैसियस है या लिक्विड है। सो दिस गैसियस और लिक्विड एडजॉर्बेंट they get adsorbed at the surface of the adsorbent, उसके surface, therefore the concentration is of reactants increases at the surface।
और कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये इसका मतलब रिएक्शन फास्ट होगा, कैटलाइज हो जाएगा रिएक्शन। फर्दर जब वहाँ पर एक लेयर बने, क्योंकि एड्जॉर्प्शन होगा तो एड्जॉर्प्शन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो जहाँ पर जो हीट रिलीज होगी, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, दैट विल बी यूटिलाइज एज एक्टिवेशन एनर्जी दैट विल फर्दर इन्हांस द रेट ऑफ रिएक्शन। सो दो बातें आ गई यहाँ पर कि जो हीट यहाँ पर जनरेट हो रही है, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, वो भी यहाँ पर यूज हो रही है, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में यूज हो रही है। दूसरा एड्जॉर्प्शन हो रहा है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का एट द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट, जिससे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, वो भी रेट को बढ़ा रहा है। जैसा कि हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में, हाई द कंसंट्रेशन ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। और सिमिलरली एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी ज़्यादा हम एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, अगर उसको आसानी से मिल रहा है तो उतना ही रिएक्शन फास्ट हो जाता है। नाउ व्हाट इज मीन बाय सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, अगला क्वेश्चन हमारा। सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, जैसा कि हमने पढ़ा था जियोलाइट्स का, हम इसके अंदर एग्जांपल्स लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक ऐसे कैटलिस्ट हैं जो कि नॉर्मली पोरस होते हैं और इनके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं। इन पोर्स का एक फिक्स साइज और शेप है। तो केवल वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिनका शेप और साइज इन कैटलिस्ट के पोर्स से मैच करता है, केवल वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एब्जॉर्ब हो पाते हैं, रिटेन हो पाते हैं इसके सरफेस के ऊपर। इसीलिए इसको सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट कहा जाता है। और इसका एग्जांपल है जियोलाइट्स, जो है वो इसके बेस्ट एग्जांपल हैं। और पर्टिकुलर एग्जांपल में लें तो ZSM5 जो है वो इसका एग्जांपल है, जिसको ले सकते हैं, जिसका इस्तेमाल एल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलीन में कन्वर्ट करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डेल्टा इज फाउंड एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर एंड रिवर वाटर। भाई ये कोगुलेशन ऑफ कोलाइड से संबंधित क्वेश्चन है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो रिवर वाटर है इट इज ए कोलाइड, क्योंकि इसके अंदर बहुत डस्ट पार्टिकल और बहुत दूसरी जो भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन द कोलाइडल स्टेट एंड दे आर चार्ज्ड, दे आर हैविंग अ पर्टिकुलर चार्ज ऑन इट। एंड ऑन द अदर हैंड सी वाटर इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के रूप में काम करता है। सो व्हाट हैपन्स व्हेन द रिवर वाटर एंड सी वाटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, द colloidal particles present in the water get neutralized and they settle at the seabed, and as a result delta is formed. Next I define electrophoresis and peptidation. Electrophoresis क्या है? It is the movement of the colloidal particles towards the oppositively charged electrode. अगर हम किसी colloidal solution के अंदर करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं by using the electrodes, तो कोलाइडल पार्टिकल जो है अपने अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। सपोज करिए कि नेगेटिवली कोलाइडल सॉल्यूशन है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। इनिशियली इस प्रोसेस को कैटाफोरेसिस भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर पहले कैटाइंस जो है उसके मूवमेंट को स्टडी किया गया था। बट नाउ इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि कोलाइड सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसी के अंदर पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या है? इट इज द कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय शेकिंग इट विद सुटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर क्या है कि पहले प्रेसिपिटेट है जो कि सस्पेंशन की फॉर्म में है। सपोज करिए कि हमने लिया F3OH फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर हम एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट FeCl3 ऐड करते हैं। FeCl3 जो है वो डिकम्पोज होकर के बनाएगा Fe3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। दिस Fe3 आयंस दे गेट एब्जॉर्ब एट द सरफेस ऑफ दिस प्रेसिपिटेट। ये जो प्रेसिपिटेट है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, इसके सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाता है ये। तो व्हाट विल हैपन, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो सभी पर क्या आ गया, इसके सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड वी नो दैट लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज की वजह से रिपल्सन फेस करेगा। एंड एज ए रिजल्ट दिस विल गेट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। इसके छोटे छोटे पीस हो जाएंगे इसके, और जो चार्ज है वो डिस्पर्स हो जाएगा इसके ऊपर प्रकार से। नाउ अभी तक जो सस्पेंशन पार्टिकल था इट गेट कन्वर्टेड इनटू द कोलाइडल पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल का साइज छोटा हो गया है
कि कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए हैं, देयरफॉर बाय शेकिंग द सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कोलाइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टी मोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड। ये कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन इसमें क्लियर कट डिफरेंसेस हैं। मल्टी मोलिकुलर क्या है कि जब बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं, जिन ऐसे मॉलिक्यूल जिनका स्मॉल साइज है, अगर वो सारे मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो जाएं, जैसे कि सपोज करिए कि ये ट्रू सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, अगर ये एग्रीगेट हो जाएं, एक साथ में इकट्ठे हो जाएं और एक लार्ज साइज जहाँ पर ये सारे सेपरेट सेपरेट हैं और ये एक जगह इकट्ठे हो गए, अटैच हो गए एक दूसरे के साथ, एग्रीगेट हो गए और इन्होंने कोलाइडल रेंज के पार्टिकल यानी 10⁻⁶ to 10⁻⁹ मीटर की रेंज के साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। यहाँ पर एक ट्रू सॉल्यूशन था, जो कि पार्टिकल्स हैं ये सारे अलग अलग हैं, इनका जो साइज है वो लेस देन 10⁻⁹ मीटर है। तो यहाँ पर एक ट्रू सॉल्यूशन था, लेकिन अब ये एग्रीगेट होने पर कोलाइडल सॉल्यूशन, क्योंकि एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से कोलाइड बना, इसलिए हम इसको कहते हैं मल्टी मोलिकुलर कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड, हालांकि यहाँ पर भी बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं वो एसोसिएट होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस अलग होता है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सोप मॉलिक्यूल है, इसके दो पार्ट हैं, एक टेल है और दूसरा इसका पार्ट है हेड पार्ट, जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के द्वारा बना हुआ है CONA। ये हेड पार्ट का काम करता है, रिप्रेजेंट करता है, और ये पूरा जो पार्ट है R के द्वारा रिप्रेजेंट होता है हाइड्रोकार्बन, जो कि टेल का काम करता है। तो व्हाट हैपन्स, जब हम एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, जिसको हम कहते हैं MCM, मिनिमम मिशेल कंसंट्रेशन, तो कम से कम वो कंसंट्रेशन होनी चाहिए। जब वो कंसंट्रेशन होगी तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होकर के मिशेल बनाएंगे, इस प्रकार से कि इनका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर की तरफ फेस करेगा और हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है वो ओयल यानी कि ग्रीजी मैटर जो है उसको फेस करेगा, और इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं मिशेल MCM, मिशेल क्रिटिकल कंसंट्रेशन। सो CMC, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये कंसंट्रेशन होनी चाहिए, तब ये प्रोसेस हो सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो गए, 100 और मोर देन 100 मॉलिक्यूल्स टुगेदर फॉर्म द कोलाइडल पार्टिकल, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिससे ये मिशेल तैयार हो जाता है और कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं। ये कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इसके अंदर रिपीटेडली पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। हालांकि और भी बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर के आते हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चंस को, अधिकतर जो चीज़ें हैं उनको हम कंसेप्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लेते हैं इसके अंदर कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जहाँ पर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। स्टूडेंट्स, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस, इसलिए बोर्ड पर इनको सभी को लिख पाना संभव नहीं है, इसलिए मैं केवल पढ़ करके उसको और समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है, शिवम एंड सुदेश आर 2 वर्कर्स ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड घाटो फेज 2। दे गो टू दियर वर्क with a mask and before going inside the coal mines they wear the mask. Now answer the following questions. क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पे, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। शिवम और सुदेश नाम के 2 वर्कर हैं जो कोल इंडिया में काम करते हैं। जब अपने काम पर जाते हैं तो माइन में उतरने से पहले वो एक मास्क लगाते हैं, तब वो माइन में नीचे उतरते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू दे यूज़ द मास्क, वाई दे डू यूज़ द मास्क, वो मास्क को क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो मास्क का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि मास्क उनको पॉइजनस गैसेस से बचाता है। तो दे यूज़ द मास्क टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द पॉइजनस गैसेस दैट मे बी इन द माइंस।
दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ मास्क। जो वर्किंग ऑफ मास्क है उसमें कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा है, तो जो प्रोसेस है वो है एडजॉर्प्शन ऑफ पॉइजनस गैसेस, जो पॉइजनस गैसेस हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे कि वो इनहेल ना हो सके। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मास्क। तो कौन सा मटेरियल यहाँ पर यूज होता है, तो मटेरियल यहाँ पर यूज होता है एक्टिवेटेड चारकोल। जो मास्क वो यूज कर रहे हैं उसके अंदर होगा एक्टिवेटेड चारकोल, और एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, ये पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। हालांकि ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो ऑक्सीजन आसानी से पास हो सकती है, इनहेल कर की जा सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉइजनस गैसेस पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं एंड दस इट एक्ट्स एज ए सेफ्टी डिवाइस। व्हाट वैल्यू डू यू ऑब्टेन फ्रॉम द यूज ऑफ मास्क इन द कोल माइंस। जो कोल माइंस में मास्क का यूज करें इसमें कौन सी वैल्यू एसोसिएटेड है। देखिए मास्क का यूज क्यों कर रहे हैं, वो पॉइजनस गैसेस से बचने के लिए एड्जॉर्प्शन प्रोसेस। उनको पता है या नहीं पता वो एक अलग बात है कि इसमें क्या प्रोसेस है, लेकिन क्योंकि ये पूरा क्या है केमिकल साइंटिफिक नॉलेज है, सो दे आर यूजिंग द साइंटिफिक नॉलेज का वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को सेव करने के लिए, अपनी हेल्थ को बचाने के लिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू जुड़ी हुई है वो है यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन अवर डे टू डे लाइफ। नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फिनोमिनन दैट अकर एट द सरफेस और इंटरफेसेस। मैनी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन कोरोजन, इलेक्ट्रोड प्रोसेस, heterogeneous catalysis, dissociation, adsorption, crystallization occur at the interfaces. Now answer the following question. Why do we use charcoal in gas mask in coal mines? चारकोल क्यों इस्तेमाल, वो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी प्रकार से है। तो चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता पॉइजनस गैसेस को, लेकिन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं पॉइजनस गैसेस से बचने के लिए। हाउ इज एनिमल चारकोल यूज इन द डीकलराइजेशन ऑफ शुगर। शुगर को डीकलराइज करने के लिए उसके अंदर एनिमल चारकोल इस्तेमाल होता है। एनिमल चारकोल का भी वही काम है। एनिमल चारकोल क्या करता है कि जो भी कलर्ड मटेरियल प्रेजेंट है, जो कलरिंग मैटर है शुगर के अंदर, शुगर सॉल्यूशन में, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि जो क्रिस्टलाइजेशन हो शुगर का तो उसमें कोई भी कलर ना हो और वो क्लियर क्रिस्टल्स बन सके शुगर के। तो यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है। फॉर दैट एनिमल चारकोल इज यूज्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कलर्ड मटेरियल प्रेजेंट इन द शुगर। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ सिलिका जेल विच इज गिवन अलोंग विद कैमरा एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ में नॉर्मली क्या होता है, उनकी पैकिंग के साथ में एक छोटा सा पैकेट दिया गया होता है और इसके अंदर सिलिका जेल प्रेजेंट होता है। सिलिका जेल क्या करता है, एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, इट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। तो मेन फंक्शन ये है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे कि जो इक्विपमेंट्स हैं वो ख़राब नहीं होते, डैमेज नहीं होते, उनको डैमेज से बचाने के लिए सिलिका जेल का इस्तेमाल किया गया होता है। तो अगेन यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का यूटिलिटी है। देयर इज ए सेफ्टी लैंप इन द कोल माइंस, व्हाट इज इट्स पर्पस। कोल माइंस के अंदर एक सेफ्टी लैंप का इस्तेमाल किया जाता है, इसका पर्पस क्या है। देखिए कोल माइंस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होती हैं जिनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी हो सकती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, तो वहाँ पर जो सेफ्टी लैंप है उसको जला के रखा जाता है, और जैसे ही ये देखने में मिलता है कि उसका जो फ्लेम है, अगर वो फ्लेम ब्लू कलर की हो जाती है, जो फ्लेम है अगर वो ब्लू कलर की फ्लेम में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसका मतलब वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट हो सकती है या प्रेजेंट है। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है, क्योंकि पॉइजनस गैस है, तो ये खतरनाक साबित हो सकती है वर्कर्स के लिए, इसलिए वर्कर्स उस माइन को इवैक्यूएट कर देते हैं, वहाँ से निकाल दिए जाते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो सके। तो इसलिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैल्यू बेस्ड के अंदर तीसरा क्वेश्चन,
हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज यूज टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी। जो हाइड्रोजनेशन कराते हैं ऑयल का, तो उसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल घी बनाने के लिए। ऑयल से घी तैयार होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच कैटलिस्ट इज यूज। तो यहाँ पर हमने लिया प्रोसेस क्या है, वेजिटेबल ऑयल, हमने कराया इसका हाइड्रोजनेशन और ये कन्वर्ट हो गया वेजिटेबल घी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, विच कैटलिस्ट इज कॉमनली यूज इन द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस एंड इन विच स्टेट। कौन सा यूज इस्तेमाल होता है। तो नॉर्मली हम यहाँ पर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर है रेनी निकिल इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे, जो कि पाउडर्ड निकिल होता है, ग्रेनुलेटेड होता है। तो स्टेट तो सॉलिड हो गई, पाउडर्ड निकिल का इस्तेमाल करते हैं ताकि सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। इसको रेनी निकिल के नाम से जानते हैं। डू यू थिंक वी शुड यूज वेजिटेबल घी इंस्टेड ऑफ वेजिटेबल ऑयल। इन दोनों में से अगर चूज करना हो, वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल घी दोनों में से, तो हम किसको चूज करेंगे। ये कहता है क्या वेजिटेबल घी का यूज करना वेजिटेबल ऑयल की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित है। नो, हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके मिनिमाइज करेंगे इसके इस्तेमाल को। इसका कारण क्या है कि ये जो वेजिटेबल घी है वो क्या है, सैचुरेटेड, इट इज सैचुरेटेड फैट एंड इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ये जम जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, इसलिए इसका इस्तेमाल मिनिमाइज करेंगे। इट इज़ बेटर टू यूज वेजिटेबल ऑयल दैन वेजिटेबल घी। तीसरा है इसमें क्वेश्चन, इज यूज ऑफ निकिल यूजफुल और हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। जो निकिल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसका जो यूज है वो हार्मफुल है या यूजफुल है। निकिल जो है क्या होता है कि इस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के दौरान कुछ मात्रा में निकिल जो है वो वेजिटेबल घी के अंदर चला जाता है और ये हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है, यूजफुल नहीं होता है। इसीलिए एक दूसरा पॉइंट भी है, तो सैचुरेटेड है तो उसकी वजह से जो नुकसान है वो प्रॉब्लम है। दूसरा निकिल भी इसके अंदर हो सकता है, ये भी नुकसान दे सकते हैं। दैट्स वाई नीड टू अवॉइड वेजिटेबल घी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी अवॉइड टेकिंग डीप फ्राइड स्नैक्स। जो डीप फ्राइड स्नैक्स हैं उनको हम क्यों अवॉइड करना चाहिए। डीप फ्राइड स्नैक्स अगर हम लेते हैं तो इट इंक्रीजेज द एसिडिटी। ये जो हमारा एसिड सीक्रेशन है स्टमक के अंदर उसको बढ़ा देता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एसिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए डीप फ्राइड जो मैटर है उसको हमें अवॉइड करने की आवश्यकता रहती है। व्हाई शुड एक्सेसिव यूज ऑफ एंटासिड बी अवॉइडेड। जब हमें एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो हम एंटासिड यूज करते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि एंटासिड जो है वो एक्सेस में यूज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए। एंटासिड क्या है, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर बेसिक नेचर इन माइल्ड बेस हैं और इनका काम क्या है, एसिड को न्यूट्रलाइज करना। लेकिन जैसे ही एसिड न्यूट्रलाइज होगा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा एंड मोर एसिड विल बी सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सो प्रोसेस खत्म नहीं होगा बल्कि प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए ये सिम्टोमेटिक तो रिलीफ देता है कुछ समय के लिए, लेकिन ये कोई परमानेंट रिलीफ नहीं, क्योंकि इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रोलॉन्ग हो सकती हैं। इसलिए विद कॉशन के साथ है, प्रिकॉशंस के साथ में ही हमें एंटासिड का यूज करना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। श्याम लिविंग इन शिमला वाज वॉशिंग क्लॉथ इन कोल्ड वाटर। श्याम शिमला में रहता है, ठंडे पानी में वो क्लॉथ धो रहा था अपने। ही फाउंड दैट द क्लॉथ्स वर नॉट गेटिंग क्लीन। कपड़े ठीक से धुल नहीं रहे थे, साफ नहीं हो रहे थे। स्नेहा हिज ग्रैंड मदर सजेस्टेड दैट ही शुड वॉश द क्लॉथ्स इन वार्म वाटर। उसकी ग्रैंड माँ ने उसको सजेस्ट किया कि आप इसको गर्म पानी में धो कपड़ों को तो बेटर साफ होंगे।
वॉशिंग ऑफ क्लॉथ विद सोप और डिटर्जेंट इज ईजियर इन लूक वाटर दैन कोल्ड वाटर। कपड़ों को अगर हम डिटर्जेंट या सोप का इस्तेमाल करके धो रहे हैं और लूक वाटर में यानी कि हल्के से गर्म पानी में, तो ज़्यादा बेटर होता है, ऐसा क्यों है? नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई इज इट ईजियर टू वॉश क्लोथ इन ल्यूक वार्म वाटर? ल्यूक वार्म वाटर के अंदर कपड़ों को धोने ज़्यादा ईजी क्यों होता है, ज़्यादा अच्छे से साफ क्यों होते हैं? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब आप सोप अप्लाई करते हैं डर्टी क्लॉथ के ऊपर, तो वहाँ पर होता है मिशेल फॉर्मेशन। मिशेल फॉर्मेशन। अब मिशेल फॉर्मेशन के लिए हमने पढ़ा दो कंडीशन है, तो CMC है और दूसरा है क्राफ्ट टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या CMC की बात नहीं की जा रही, क्योंकि सोप का अप्लाई किया जा रहा है, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन नहीं है। लेकिन होता क्या है यहाँ पर क्राफ्ट टेम्परेचर है। क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है बिलो विच फ्रॉथ विल नॉट बी फॉर्म्ड प्रॉपरली, मीन्स मिशेल फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस। तो अगर वाटर कूल वाटर है तो उसके अंदर उसका टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर से अगर नीचे है, तो इसका मतलब है उसके अंदर मिशेल फॉर्मेशन नहीं होगा और कपड़े ठीक से नहीं धुल पाएंगे। इसलिए अगर हम ल्यूक वार्म वाटर लेते हैं, हल्का सा नवाया पानी लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इट विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द क्राफ्ट टेम्परेचर, एंड एज ए रिजल्ट मिशेल फॉर्मेशन विल टेक प्लेस and the cleansing of cloth will become easier. What values are associated with these information? ये इंफॉर्मेशन जो है इससे कौन सी वैल्यू एसोसिएटेड है? तो जो ल्यूक वार्म वाटर है, इसको यूज करने की हिदायत किसने दी? ग्रैंड माँ ने, जो कि एक एल्डर पर्सन है घर की। इसका मतलब ये है, और ये एक साइंटिफिक बात है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई साइंटिफिक फैक्चुअल नॉलेज कहीं से मिलती है, चाहे वो इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, कलर, कास्ट कहीं से मिले, हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए। मीन्स वी शुड बी फ्लेक्सिबल टू यूज द साइंटिफिक नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर वी गेट इट। हमें उसमें रिजिड नहीं होना चाहिए कि देने वाला कौन है, वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, कैसा है, क्योंकि नॉलेज किसी के पास भी हो सकती है। तो ये है, मीन्स वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, and if they have the scientific knowledge, they are sharing that knowledge, we should always be ready to follow that. So this is about the surface chemistry. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन यू शुड गो थ्रू योर NCERT exercise questions so that you can deeply understand the chapter, and still if you are having any problem, you can ask me so that we can discuss those problems. Thank you. Have a nice day.